Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your embryology series. And today our topic is uterus at the time of implantation and abnormal implantation. So यूट्रस की हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक पेरीमीट्रियम जो आउटर पेरिटोनियल लाइनिंग होती है, पेरिटोनियम जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करती है वही यूट्रस को लाइनिंग करती है, इसकी आउटर लेयर बनाती है। फिर मायोमीट्रियम होती है, मायो यानी मसल, जो इसकी थिक स्मूथ मसल की लेयर होती है जो मेनली यूट्रस के सारे कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड थर्ड वन इज़ एंडोमीट्रियम जो कि इनर लेयर होती है जिसको म्यूकोजा भी कहता है और जिसके ऊपर जाके इम्प्लांटेशन होनी होती है। प्यूबर्टी के बाद से फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है जो हर मंथ 28 डेज़ का इसका ड्यूरेशन होता है और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती। इस पूरे 28 मंथ के साइकिल के अंदर जो यूट्रस होता है उसके ऊपर 3 तरह की स्टेजेस आती हैं। एक पहली होती है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव स्टेज, सेकंड इज सेक्रेटरी और प्रोजेस्टेशनल फेज एंड थर्ड इज मेंस्ट्रुअल स्टेज। ये वो स्टेजेस हैं जो यूट्रस में हो रहे हैं। इसी के साथ पैरेलल ओवरी के अंदर भी स्टेजेस हो रहे हैं जिसके अंदर फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रही है और आगे फॉलिकल रैप्चर होता है। सबसे पहली फेज प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है ग्रोथ, यानी न्यू सेल्स बन रहे हैं। जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है तो यूट्रस की बेजल लेयर के अलावा उसकी जो 2 ऊपर वाली लेयर होती है, कॉम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर, बेजल, ये 3 लेयर्स होती है। कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूट्रस की शेड ऑफ हो जाती हैं, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो में ख़त्म हो जाती है। सिर्फ बेसल लेयर रहती है जो मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद प्रोलिफरेटिव फेज़ में जब यूट्रस एंटर करेगा तो वो रीजनरेट करेगी। जब यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव स्टेज चल रही होगी ना, उसी के पैरेलल ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकुलर स्टेज होगी जिसमें उसका फॉलिकल डेवलप हो रहा होगा। फिर जब ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन हमारी डे 14 के ऊपर होती है ओवरी के अंदर। ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन के बाद ओवरी के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ने आगे यूट्रस के ऊपर एक्ट करना है, जो हमने पहले भी यूट्रस के ऊपर इसके फंक्शंस देखे थे। इसने यूट्रस के एंडोमीट्रियम को प्रिपेयर करना होता है कि वो जो फर्टिलाइज जाइकोट है, जो एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, उसको इम्प्लांट करवाए। तो सेक्रेटरी फेज वो वाला फेज है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और वो यूट्रस के ऊपर ऐसे चेंजेस लाता है ताकि उसकी इम्प्लांटेशन हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एंडोमीट्रियम भी सबसे अंदर लेना है ना, जहाँ पे इम्प्लांट होना है आपके एम्ब्रियो ने आके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी, तो एंडोमीट्रियम शेड हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन सी? उसकी कम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर, और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एंडोमीट्रियम असिस्ट करेगा इम्प्लांटेशन के अंदर। फिर बाद में प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होगा। प्लेसेंटा जिसके थ्रू जो फीटस है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो मदर से न्यूट्रिशन लेता है। लेटर इन गेस्टेशन बाद में क्या होगा, प्लेसेंटा एज्यूम द रूल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन, तो कॉर्पस ल्यूटियम तब डीजनरेट कर देता है। ये हमने पहले भी पढ़ा। जब ब्लास्टोसिस्ट ने आके यूट्रस में इम्प्लांट करना, उस वक्त यूट्रस के ऊपर सेक्रेटरी फेज होगी। सेक्रेटरी फेज में यूट्राइन ग्लैंड और यूट्राइन आर्टरीज जो प्रेजेंट होती है वो हाईली कोइल्ड हो जाती हैं। यूट्रस की वही 3 लेयर्स आ जाएगी। एंडोमीट्रियम की मजीद 3 लेयर्स है यूट्रस की, तो एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम थी। एंडोमीट्रियम की सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगी। इंटरमीडिएट स्पॉन्जी वो भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शेड ऑफ हो जाएगी। सिर्फ बेसल लेयर रह जाएगी जिसको रीजनरेटिव लेयर भी कहते हैं। ह्यूमन का ब्लास्टोसिस्ट जो सा होता है वो इम्प्लांट करेगा एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस के ऊपर बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ द ग्लैंड। जहाँ पे यूट्राइन ग्लैंड ओपन कर रहे हैं उनकी ओपनिंग के दरमियान ब्लास्टोसिस्ट ने आके इम्प्लांट करना है, यानी जो एंडोमीट्रियम यूट्रस है उसके साथ चिपक जाना है, वहाँ पे प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कोई ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फिर उस साइड फर्टिलाइज नहीं होगा जितनी भी वहाँ पे वेन्यूल्स और आर्टरी, बिकॉज यूट्रस ने ना प्रिपरेशन करके रखनी होती है इम्प्लांटेशन के लिए। यूट्रस रेडी होता है कि इम्प्लांट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा, लेकिन जब वो नहीं होता तो वहाँ पे एक तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, एक्सटेंसिव डायबिटीज ऑफ द ब्लड इनटू टिश्यू, जो वहाँ के यूट्राइन टिश्यूज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायबिटीज का मतलब फ्लो होता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। जब वो नहीं होगा तो वो सारा डीजनरेट होगा, टूटना शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज बिगिन हो जाएगा। ब्लड सुपरफिशियल आर्टरी से स्मॉल ग्लैंड्स आसपास की सारा स्ट्रोमा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मजीद 3 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, ब्लीडिंग होगी, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर शेड ऑफ होती रहेंगी। बेजल लेयर रहेगी बिकॉज बेजल लेयर की अपनी आर्टरीज होती हैं, अपनी बेजल आर्टरीज होती हैं जिसको सप्लाई करती है और वो रीजनरेटिव लेयर के तौर पे काम करेगी और दोबारा से न्यू एंडोमीट्रियम बनाएगी। इस फिगर में ऊपर फॉलिकल्स बनाए हुए हैं जो कि ओवेरियन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे यूट्रस की वॉल बनाई हुई है जो कि यूट्राइन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डे 1 से लेकर डे 4 तक या डे 5 तक नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसमें सिर्फ बेजल लेयर होती है और बाकी सारी लेयर खत्म हुई होती है। यहाँ पे देखें कितना छोटा साइज और सिर्फ बेजल लेयर रिमेन है। फिर उसके बाद डे 14 से आके 1 से मजीद 7 से लेकर 14 तक होता है फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, जिसके अंदर कॉम्पैक्ट और जो इंटरमीडिएट यानी स्पॉन्जी लेयर है उन्होंने
डेवलप होना होगा, प्रोलिफरेटिव है, और साथ में ओवरी के उस अंदर उस टाइम फॉलिकुलर फेज होगा, फॉलिकल डेवलप हो रहा होगा। देन 14 से लेके 28 तक होता है सिक्रीटरी और प्रोजेस्टेशनल फेज, जिसमें सारी डीजनरेशन स्टार्ट हो चुकी होती है और यूट्रस तो इम्प्लांट के लिए रेडी होता है, बट वो नहीं होगा तो आर्टरीज और ग्लैंड बहुत ज़्यादा कोइल हो चुके होते हैं और बाद में उनकी डीजनरेशन स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल फेज बिगिन हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स जब मेल स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर आता है, सो स्पर्म इज अ काइंड ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉर अ फीमेल बॉडी। सो कुछ केसेस में क्या होता है, फीमेल बॉडी स्पर्म के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती है और अगेन उसकी इम्यूनिटी उसको ख़त्म कर देगी। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए मदर की जो इम्यूनिटी होती है वो चेंज कर जाती है टेम्परेली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से लेके ह्यूमन इम्यूनिटी चेंज कर जाती है ताकि वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये बातों का जब इम्यूनिटी का शिफ्ट होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, कुछ जो डिसीज़ है उनके लिए उनका रिस्क बढ़ा देता है, कुछ डिसीज़ के लिए रिस्क ख़त्म कर देता है। लाइक ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो इस इम्यूनिटी शिफ्ट की वजह से इंप्रूवमेंट शो करते हैं। लाइक अगर मदर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, इंप्रूवमेंट शो करेगी। इसी के साथ साथ अगर कोई और डिसीज़ है उसको जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है, ह्यूमन इम्यूनिटी है, अब मदर ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए क्या होगा, सेंसिटिव हो गई ना, उसकी वो वाली इम्यूनिटी मुतासिर हो गई, तो अगर उस टाइप का कोई डिसीज़ होगा तो वो मदर को क्या करेगा, ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बाज़ औक़ात फीमेल की ओव्यूलेशन तो हो सकती है, बट जो oocyte होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो लैकिंग होता है, कोई एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस बन जाता है। इस तरह के केसेस में नॉर्मली जो एम्ब्रियो होते हैं वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट होते हैं और मदर को विदाउट नोइंग कि वो प्रेग्नेंट भी हुई थी या नहीं, बिकॉज उसका प्लेसेंटा इनएस्टैब्लिश होता है, उसकी ट्रोपोब्लास्ट इतनी वीक होती है कि उसका कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं डेवलप होगा। कॉर्पस ल्यूटियम नेसेसरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो ना ही प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होगा और वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ अबॉर्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा इस्टेब्लिश करने के बाद सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये दो तरह के सेल्स बनते हैं जो हम अगले वीक 2 में डेवलपमेंट में देखेंगे। सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो एसीजी, ह्यूमन क्रोनियनिक गोनाडोट्रोफिन, एक हार्मोन है जो रिलीज़ करवाते हैं और वो मदर के सीरम में या फिर उसके यूरिन सैंपल में डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ। नॉर्मली जो ब्लास्टोसिस होता है उसमें यूट्रस के इंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल के अलॉन्ग इम्प्लांट होना चाहिए। अगर वो किसी और जगह पे इम्प्लांट होता है तो उसको हम एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन कहते हैं, और अगर वो आउटसाइड द यूट्रस इम्प्लांट होता है तो उसको टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कहाँ कहाँ इम्प्लांट कर सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट कर सकते हैं। पाउच ऑफ डोगलास होता है फीमेल में, फीमेल के यूनिरी यूट्रस और रेक्टम के दरमियान एक स्पेस ही प्रेजेंट होती है जिसको पाउच ऑफ डोगलास और रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं, उसमें इम्प्लांट हो सकता है। 1.4% चांसेस है, फिगर में भी आप देखते जाएँ कहाँ कहाँ ये लोकेशन है। देन उसके बाद एम्पुल ऑफ यूट्राइन टू, मोस्ट कॉमन साइट है ये टॉपिक प्रेगनेंसी की। 80% जो टॉपिक प्रेगनेंसीज होती हैं वो यहीं पे इम्प्लांट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसीक्यू भी है। ट्यूबल इम्प्लांटेशन होता है यानी यूट्राइन ट्यूब में कहीं इम्प्लांट हो जाएगा, 12% चांसेस है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो सकती है, प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, जो सर्विस की इंटरनल ओपनिंग है उसके बिल्कुल स्टार्ट पे अगर इम्प्लांट हो जाए तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं, और या फिर ओवरी में इम्प्लांट हो सकता है, 0.2% इसके भी चांसेस हैं। किसी भी किस्म का oocyte है जिसको फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उसका न्यूक्लियस लॉस्ट हो गया किसी और एबनॉर्मेलिटी की वजह से, लाइक न्यूक्लियस उसका लैकिंग है, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है एक नॉर्मल मेल स्पर्म के साथ तो उस केस में क्या होगा, फीमेल का न्यूक्लियस तो डेफिशिएंट है, सिर्फ मेल का न्यूक्लियस है, मेल के न्यूक्लियस ने अपनी डिप्लीकेशन कर ली और नॉर्मल डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो तो रिस्टोर कर लिया, बट फीमेल का उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। इस तरह के केसेस को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट का अगर नॉर्मली तो एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट अगर बने तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही अबॉर्ट हो जाता है वो विदाउट नोटिसिंग द प्रेगनेंसी। अगर वो स्पॉन्टेनियस जो एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट है वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट नहीं करता, उसकी ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर होती है जिसने आके प्लेसेंटा बनाना होता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना होता है, वो अगर इम्प्लांट हो जाए और प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन एस्टेब्लिश हो जाए, उसके अंदर किसी किस्म के एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता, बिकॉज कोई मतलब साइन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होते, बट बिकॉज प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो गया जिसकी वजह से एसीजी हार्मोन जो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है वो सिक्रीट करना शुरू हो जाएगा, मदर के अंदर उसका हाई लेवल होगा और मिस्टेकनली ये बिलीव किया जा सकता है जब एक्सपेरिमेंट करोगे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे एसीजी का लेवल हाई होगा तो उससे क्या मिस्टेकनली ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि दैट द मदर इज़ प्रेग्नेंट, बट इनफैक्ट वो क्या थी, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, दैट वाज एन नॉर्मल ब्लास्टोसिस जो सिंपली आके इम्प्लांट हो गया, बेनिन या फिर बेनिग्नेंट ट्यूमर बन गया। इस तरह के केस को हम हाइड्राटाइडिफॉर्म मोल कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी तो नहीं है बट देयर इज अ हाई लेवल ऑफ एसीजी इन द मदर बॉडी इन द मदर सीरम दैट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट इन फैक्ट इट इज एन हाइड्राटाइडिफॉर्म मोल दैट हैज बीन रिजल्टेड इन द हाई लेवल ऑफ एसीजी।
कुछ ट्रेड्स, कुछ अलील, कुछ क्रोमोसोम्स इस तरह के होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट के किसने इनहेरिट किया है। अगर मैटरनल इनहेरिटेंस है या फादर इनहेरिटेंस है, ये मैटरनल और फादर इनहेरिटेंस के बेस पे जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन आती है और या फिर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ अलीज और क्रोमोसोम आती है, इसको हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। लाइक एग्जांपल से देखें तो हमने दो सिंड्रोम पढ़े थे, एंजलमैन सिंड्रोम और दूसरा प्राडर-विलाई सिंड्रोम। दोनों का कॉज सेम है। दोनों में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 15 की माइक्रो डिलीशन होता है। अगर वो माइक्रो डिलीशन पैटर्नल क्रोमोसोम फादर के क्रोमोसोम पे हो जाए, फादर से इनहेरिट हो जाए तो प्रेडर विलाय, अगर मदर से इनहेरिट हो जाए तो एंजल में, और आगे दोनों डिपेंड करेगा कि किससे। इस तरह की जो ट्रेड्स है जो मदर या फादर स्पेसिफिकली जेनेटिक पे डिपेंड करता है, सेक्स पे डिपेंड करता है, उनको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग।